हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का टॉपिक विद एग्जांपल कवर करेंगे। इसे लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एग्जांपल। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोस अटेंड नहीं की कीजिए, ताकि जब भी आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। और आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ऑर्डिनरी होती है जो सामान्य आइटम होती हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो क्या है, मतलब जो नॉर्मल कोर्सेज हो एक्टिविटी के बाहर होती हैं, यानी कि नॉर्मल एक्टिविटी के बियॉन्ड होती है आइटम, उसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ये खर्चे भी हो सकते हैं और ये इनकम भी हो सकती हैं, जो अराइज होती हैं फ्रॉम ट्रांजेक्शन दैट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम नॉर्मल एक्टिविटी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो होती हैं नॉर्मल एक्टिविटी के बियॉन्ड जा कर के जो ट्रांजेक्शन से के कारण होती हैं, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो यहाँ पे विच आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर फ्रिक्वेंटली, तो ये नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, जरूरी नहीं है कि बार बार होती रहे। जो ये अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होती हैं ये कभी कभार होती हैं। नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंटली, यानी कि बार बार होने की एक्सपेक्टेशन इसकी नहीं होती हैं। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम शुड बी क्लासीफाई एप्रोप्रिएटली अंडर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है उसको हम क्लासीफाई करते हैं कि क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की है। एंड शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जिस एक्टिविटी के रिगार्डिंग वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगी उस एक्टिविटी का हम अंदर उसको शो कर देंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग की है तो इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर उसको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की जो अलग अलग एक्टिविटी से रिलेटेड हैं। सबसे पहले आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के रिगार्डिंग कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो सकती हैं? पेमेंट टू एम्प्लॉइज अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफर करती है कि चाहो तो आप अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले सकते हो, तो जब वो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम को यूज़ करते हैं, चूज़ कर लेते हैं एम्प्लॉयज़ इस ऑप्शन को, तो उन्हें कंपनी को कुछ पेमेंट करनी पड़ती है उन एम्प्लॉयज़ को जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम को चूज़ किया हुआ है। सच पेमेंट इज़ नॉट मेड इन नॉर्मल कोर्स, तो ये नॉर्मल कोर्स में नहीं होती है। एंड इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर फ्रिक्वेंटली, और बार बार ऐसे होने के चांसेस भी नहीं होते हैं, क्योंकि कंपनी अगर हर एम्प्लॉय को ये ऑप्शन देती रहेगी कि आप चाहो तो कंपनी को छोड़ के जा सकते हो, यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है जो देती रहेगी, फिर ऐसे में तो कंपनी के अंदर क्या हो जाएगा, सारे एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर ये नॉन एक्सपेक्टेड टू रिकर फ्रिक्वेंटली, यानी कि फ्रिक्वेंटली होने के चांसेस के नहीं होते, क्योंकि कंपनी जो होती है हर एम्प्लॉयज़ को ये ऑप्शन है जो नहीं देती। नेक्स्ट आते हैं लॉस ऑफ इन्वेंट्री बाय फायर। जैसे इन्वेंट्री लॉस हो गया आग लगने से, तो जो अगर इन्वेंट्री का इंश्योरेंस करवाया गया है तो क्लेम मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ इन्वेंट्री बाय फायर। जो नुकसान हुआ इन्वेंट्री का, चाहे वो आग लगने से नुकसान हुआ हो, चाहे अर्थक्वेक के कारण, फ्लड के कारण, शुड बी क्लासीफाई एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम जानते हैं इन्वेंट्री जो होता है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आता है, तो जो क्लेम मिलेगा फिर इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो भी किसके अंदर जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर है जो दिखाया जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी बनती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कहते हैं कोई क्लेम रिसीव हुआ है इंश्योरेंस कंपनी से ऑन अकाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और प्लांट, शुड बी क्लासीफाई एज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट में क्या आ जाते हैं? हमारी बिल्डिंग्स आ जाती हैं, प्लांट आ जाते हैं। अगर बिल्डिंग या प्लांट का इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो बिल्डिंग या प्लांट के डिस्ट्रक्ट होने से जो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला है, तो फिर वो किस एक्टिविटी के अंदर जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा। ऐसे ही कहते हैं जो कंपनसेशन मिलता है एक्विजिशन ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू द एंटरप्राइज शुड ऑल्सो बी शोन अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर किसी लैंड को अक्वायर करने के लिए कुछ कंपनसेशन रिसीव हुआ है तो वो भी किस एक्टिविटी के अंदर जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि लैंड किस एक्टिविटी के अंदर आती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर है जो शो की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ऐसे इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर की जाएगी। कहते हैं ऑल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आर रिकॉर्ड ट्वाइस इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कहते हैं इसको ट्वाइस से जो शो किया जाएगा। कैसे ट्वाइस? ट्वाइस का मतलब होता है दो बार। कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम शोन एज एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को दिखाया गया है खर्चे मान करके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो इसको ऐड कर दिया जाएगा नेट प्रॉफिट में, जब कैलकुलेट किया जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड इन खर्चों को दिखाया गया होगा कि ये एक्टिविटी से नुकसान हो चुका है, तो यहाँ पे डेबिट दिखाने का मतलब क्या है कि नेट प्रॉफिट से कम हो गया होगा। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो इसकी डेबिट साइड होती है। अगर हमने डेबिट साइड पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को दिखाया हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को यहाँ दिखाया हुआ है, यानी कि ये शो की गई हैं अलग से। यहाँ पे दिखाने का मतलब क्या है कि इसको हमने एक्सपेंस साइड दिखा दिया। तो यहाँ पे हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस से कैलकुलेट करते हैं, और इस नेट प्रॉफिट का इस्तेमाल हम करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। तो जो ये नेट प्रॉफिट दिखाया हुआ है, तो इस नेट प्रॉफिट के अंदर जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या है, माइनस क्यों है, तो हमने क्या करना है, इस नेट प्रॉफिट के अंदर दोबारा से ऐड बैक कर देना है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे दिखाई गई होंगी, ताकि हमें नेट प्रॉफिट है जो सही पता चल जाए। उसके बाद देखो हमने यहाँ पे तो नेट प्रॉफिट के अंदर तो क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पे डिडक्ट किस एक्टिविटी से करेंगे, अब जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिट की गई हैं, तो अगर ये मान लो एग्जांपल के लिए कि अगर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी की हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से डिडक्ट की जाएंगी। अगर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की है, तो इन्वेस्टिंग में से डिडक्ट की जाएंगी। अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से इसको डिडक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि इसका जो डबल ट्रांजेक्शन होनी है, एक बार तो जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो डेबिट की गई थी प्रॉफिट एंड लॉस में, नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड कर दी गई है। दोबारा इसको अगर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम यानी कि जो खर्चे हैं, अगर ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, तो उस एक्टिविटी में से इसको माइनस कर देंगे। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो ऑपरेटिंग में से माइनस किए जाएंगे। इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, तो इन्वेस्टिंग में से माइनस किए जाएंगे। फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, तो फाइनेंसिंग में माइनस किए जाएंगे। जैसे यहाँ पे बताया गया है, कहते हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए इसको ऐड कर दी जाता है, लेकिन एट द एंड लास्ट में क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है उसको डिडक्ट करते हैं, माइनस कर दिया जाता है कंप्यूट करने के लिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के रिगार्डिंग है। अगर वो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो इन्वेस्टिंग या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जो डिडक्ट कर दी जाएंगी। ये तो टर्न थे एक्सपेंसेस की, जो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड दिखाए गए हैं। ऐसे जो एक्स्ट्रा आइटम है, जो इनकम भी हो सकती हैं, इनकम है जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड दिखाई जाती हैं। तो कहते हैं जो ये डिडक्ट कर दी जाएंगी नेट प्रॉफिट में से जब कैलकुलेट किया जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम शो की गई है एज अ इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे हम। जैसा कि हम जानते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड होती है। अगर मान लो कि यहाँ पे दिखाया गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है वो यहाँ पे जो दिखाई गई है, यहाँ पे दिखाने का मतलब क्या है कि ये इनकम है। इनकम दिखाने का मतलब क्या है कि नेट प्रॉफिट में ऐड की हुई है, जिससे नेट प्रॉफिट क्या आया होगा, ज़्यादा आया होगा। तो फिर इन ट्रांजेक्शन का हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो नेट प्रॉफिट के अंदर ये शामिल है, तो नेट प्रॉफिट में से तो क्या कर दी जाएगी, डिडक्ट कर दी जाएंगी जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट दूसरी ट्रांजेक्शन कहाँ करेंगे इसकी, अगर ये इनकम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की रिगार्डिंग है तो ऑपरेटिंग में ऐड कर दी जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की रिगार्डिंग है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड कर दी जाएगी, अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की रिगार्डिंग तो फाइनेंसिंग में अंदर ये ऐड कर दी जाएगी, क्योंकि ये इनकम है। आई होप कि बच्चा आपको क्लियर हो गया होगा। इसका अगर ओवरऑल व्यू लें तो कैसे ले सकते हैं हम, तो जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होती हैं, यानी कि जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो होती हैं, ये हमारे पास है जो एक्सपेंस के रूप में भी हो सकती हैं, यानी कि ये एक्सपेंस भी हो सकते हैं, और ये इनकम के रूप में भी है जो हो सकती हैं। अगर ये एक्सपेंस में है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की किस साइड दिखाए जाते हैं, डेबिट साइड पे। अगर ये इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की किस साइड दिखाए जाते हैं, क्रेडिट साइड पे। अगर ये एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड दिखाए गए हैं तो इससे नेट प्रॉफिट क्या आया होगा, कम आया होगा। अगर ये इनकम दिखाई गई है क्रेडिट साइड पे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जो नेट प्रॉफिट आया होगा वो ज़्यादा आया होगा। तो इसकी हम सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं, तो इसको सेटलमेंट करने के लिए जो इसकी ट्वाइस एंट्री करते होते हैं, सेटलमेंट कैसे करेंगे। अब जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए जब हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है,
तब उस टाइम पे हमने देखा कि ये डिडक्ट किए हुए है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक्सपेंस माइनस किए हुए हैं, जिससे प्रॉफिट कम आए होंगे। तो उस टाइम पे इन एक्टिविटी को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को ऐड कर दिया जाएगा किसके अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर। यहाँ तो हमने ऐड कर दिया। अब इसको, एक्सपेंस को दूसरी ट्रांजेक्शन कहाँ होगी, एक तो हमने यहाँ कर दी कि नेट प्रॉफिट के अंदर इसको ऐड कर दे क्योंकि नेट प्रॉफिट इससे कम आए होंगे। दूसरी से ट्रांजेक्शन जाएगी, अगर ये खर्चे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के रिगार्डिंग है तो इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस कर दिया जाएगा। अगर ये खर्चे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के रिगार्डिंग है तो इसको इन्वेस्टिंग में से माइनस कर दिया जाएगा। अगर ये खर्चे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के रिगार्डिंग है तो इसको फाइनेंस एक्टिविटी के अंदर है जो माइनस कर दिया जाएगा। अब टर्न आती है इनकम की। इनकम का सेटलमेंट कैसे करेंगे, तो जब इसको प्रॉफिट एंड लॉस की राइट साइड दिखाया गया होगा तो इससे नेट प्रॉफिट ज़्यादा आया होगा। सेट करने के लिए हम जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो इस नेट प्रॉफिट के अंदर ये इनकम क्या है, शामिल है, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को माइनस कर देंगे। ये तो इसकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन होगी। दूसरी ट्रांजेक्शन हम कहाँ करेंगे, अगर ये इनकम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की है तो ऑपरेटिंग में इसको शामिल कर दिया जाएगा। अगर ये इनकम इन्वेस्टिंग की है तो इन्वेस्टिंग में इसको शामिल कर दिया जाएगा। अगर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी की इनकम है तो इसको फाइनेंस एक्टिविटी में हम शामिल कर देंगे। ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ पे जब मैंने इसको ऐड किया है तो यहाँ पे मैंने माइनस किया है क्योंकि ये एक्सपेंसिस है। यहाँ जब मैंने माइनस किया तो यहाँ पे मैंने ऐड किया क्योंकि ये इनकम थी। इस तरीके से बच्चों आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि एग्जाम्पल हम इसका कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। स्टेटमेंट कहती है कि यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है यंग इंडिया लिमिटेड की, कैलकुलेट करना है कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। सिर्फ हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी के रिगार्डिंग है जो पूछा गया है। सरप्लस जिसमें बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का, ओपनिंग बैलेंस है 1,20,000 से। ऐसे सरप्लस में बैलेंस है क्रेडिट हमारे पास यानी क्लोजिंग बैलेंस है 650 से। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर यानी कि ये करंट ईयर का टैक्स का प्रोविजन है 60,000 से। ट्रांसफर टू जो रिजर्व किया गया वो 50,000 से। जो इंक्रीज हो चुकी है करंट असेट वो 1,40,000 से। डिक्रीज हो चुकी है जो करंट लाइबिलिटी वो 80,000 से। डेप्रिसिएशन जो लगा है वो 40,000 से। लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर ये हो चुका है 2 लाख। तो ये लॉस ऑन इन्वेंट्री ड्यू टू फायर यानी कि आग लगने से इन्वेंट्री नुकसान हो गया, तो ये हमारे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। हर रोज हमारे इन्वेंट्री में आग लगने का नुकसान नहीं होता, ये नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। इंश्योरेंस क्लेम मिल गया इसी लॉस को पूरा करने के लिए 1,30,000 का, तो ये तो हमारे लिए नुकसान था, तो ये हमारे लिए इनकम हो गया क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिल चुका है, क्लेम मिल चुका है। इनकम टैक्स जो पे किया गया है 70,000 से और जो इनकम टैक्स रिफंड हो चुका है 4,000 से। कैसे हम इसको ट्रीटमेंट करते हैं तो कवर करेंगे इसको। सबसे पहला जो हमारा काम होता है वर्किंग नोट बनाना। नेट प्रॉफिट जो चाहिए होता है हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए। नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 6,50,000 दे रखे है। क्लोजिंग बैलेंस में से जब हम ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 5,30,000 से। 5,30,000 हमारे पास जो प्रॉफिट आ चुका है, इसमें हम 4 चीज़ें एडजस्ट करते होते हैं। एक तो करंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होता है, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड और ड्यूरिंग द ईयर का इंटर्म डिविडेंड। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है करंट ईयर का, तो हम इसमें क्या करते होते हैं वो ऐड करते हैं कि जो प्रोविजन बनाया जाता है करंट ईयर के टैक्स का वो आउट ऑफ प्रॉफिट बनाया जाता है, जिससे प्रॉफिट कम हो जाते हैं तो इस कारण से इसको दोबारा से ऐड बैक किया जाता है प्रॉफिट के अंदर। तो यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स का। तो यहाँ पे करंट ईयर के जो टैक्स का प्रोविजन बनाएगा वो बनाएगा 60,000। लेकिन यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है जो ट्रांसफर टू रिजर्व भी गिवन है, तो यहाँ पे दोबारा हम ऐड करते होते हैं इसको ट्रांसफर टू रिजर्व को। तो ट्रांसफर टू रिजर्व हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ट्रांसफर टू जो रिजर्व किया गया वो खुद क्वेश्चन में बताया कि 50,000 जो ट्रांसफर कर देंगे रिजर्व में। तो यहाँ पे कोई प्रपोज डिविडेंड या इंटर्म डिविडेंड रिगार्डिंग कोई डाटा है नहीं है, तो सिर्फ यही ऐड करेंगे इसके अंदर। तो ये हमारे पास दोनों ऐड करके हो जाएगा 1,10,000 से। तो 5,30,000 में 1,10,000 जब ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6,40,000 से। तो 6,40,000 हमारे पास आ चुके हैं। अब जो रिफंड हो चुका है टैक्स तो उसको क्या करते होते हैं हम इसमें से माइनस करते होते हैं रिफंड ऑफ टैक्स को। तो रिफंड ऑफ टैक्स को इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास जो रिफंड किया गया वो 4,000 से किया गया है। तो माइनस करके 6,40 में से 4 तो हमारे पास बच जाएगा 6,36,000 से। 6,36,000 आ गया। अब हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे हमने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जो डेबिट की गई है एज ए एक्सपेंस के रूप में, इसको दोबारा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड करेंगे
जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को क्या किया गया, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट किया गया। इनको जो डेबिट किया गया, डेबिट करने का मतलब क्या है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस में से डिडक्ट की गई हैं, हटाई गई हैं, तो इसको दोबारा से क्या कर देना, हमने ऐड कर देना है। जो कि हमारे पास जो आइटम है ये है लॉस ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का लॉस हो गया किस कारण, ड्यू टू फायर के कारण, यानी कि आग लगने से क्या हो चुका है, नुकसान हो चुका है। तो ये हमारे पास ड्यू टू फायर जो नुकसान है वो है 2 लाख। क्योंकि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसके हमने यहाँ पे दिखाया होता है, डेबिट साइड पे दिखाया होता है कि लॉस होने के कारण, यानी कि फायर होने के कारण लॉस होगा इन्वेंट्री का। यानी कि जब फायर लगने के कारण इन्वेंट्री का लॉस होगा तो वो डेबिट साइड दिखाया होगा, जिससे नेट प्रॉफिट कम आया होगा तो दोबारा से क्या कर देना, हम इसको ऐड कर देना है। और ये इन्वेंट्री हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का होता है, तो दोबारा हम इसको कहाँ से डिडक्ट करेंगे, फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से। तो यहाँ पे 6,36,000 में जब हम 2 लाख को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 8,36,000 से। अब उसके बाद हमने लेस कर देनी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो क्या की गई, इसमें शामिल की गई, यानी कि क्रेडिट की गई है। तो यानी कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो क्रेडिट किया गया है तो उसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हटा देंगे। जो हमारे पास क्या आइटम है, इंश्योरेंस जो क्लेम मिल है, तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस का क्लेम मिला है तो वो रिसीव हुआ है कंपनी को, जो कंपनी ने क्या किया होगा, इनकम मान के क्रेडिट कर दिया होगा। तो यहाँ पे 1,30,000 है जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर शामिल किया गया, तो इसको हटा देंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये 7,06,000 से। क्योंकि जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस की जो ये क्रेडिट साइड होती है, क्रेडिट साइड पे हमने यहाँ पे दिखाया होगा कि इतना हमें पैसा मिल चुका है, जो ये शामिल है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो ये नेट प्रॉफिट बढ़ गया होगा। जबकि ये जो आइटम है ये हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो क्या करनी है, घटानी है। तो अब यहाँ पे मतलब ऐड करने को, क्योंकि इनकम है तो ऐड हो जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, तो यहाँ पे हम क्या कर दें, इसको हटा देंगे क्योंकि ये नेट प्रॉफिट के अंदर इनकम मान के इसको शामिल किया गया है, जिससे नेट प्रॉफिट ज़्यादा आया होगा। इसलिए नेट प्रॉफिट को सेट करने के लिए इसको क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। अब ये एक्टिविटी किस एक्टिविटी के रिगार्डिंग है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के रिगार्डिंग है। तो ये इनकम है जो फिर इस कारण से ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जो ये शामिल हो जाएगी, जो इंश्योरेंस क्लेम है जो मिला है। अब हम कैलकुलेट करके चलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो हमें कैश का फ्लो हुआ है वो अब हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले जो शुरुआत होती है उसकी, वो शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट से, जो हमने कैलकुलेट किया 7,06,000 से। तो यहाँ पे 7,06,000 जो प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम एडजस्ट करके चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि एडजस्टमेंट करना किसको, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स को। नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स को क्या करते हैं, यहाँ पे हम एडजस्ट करके चलते हैं। नॉन ऑपरेटिंग को इसलिए एडजस्ट करते हैं क्योंकि सिर्फ हमें ऑपरेटिंग चाहिए, नॉन कैश को हम इसलिए एडजस्ट करते हैं क्योंकि सिर्फ हमें कैश फ्लो देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास डेप्रिसिएशन गिवन है, तो डेप्रिसिएशन है जो यहाँ पे हटाया गया होता है, तो दोबारा इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए नॉन कैश ट्रांजेक्शन होती है। तो डेप्रिसिएशन है जो इसमें दोबारा से ऐड बैक कर देते हैं। डेप्रिसिएशन का अमाउंट गिवन है 40,000 से, तो 40,000 हम इसमें ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 7,46,000 से। 7,46,000 आ गया। अब इसके अलावा कोई भी नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश ट्रांजेक्शन है नहीं है, तो हमारे पास ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि ये हमारे लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। लेकिन अभी तक क्या नहीं इसमें एडजस्ट किया, वर्किंग कैपिटल चेंजेस को, तो ये बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है जो ये आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम एडजस्ट करके चलते हैं करंट असेट्स और लायबिलिटी को। तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि करंट असेट्स जो इंक्रीज हो चुकी है, तो हम जब करंट असेट इंक्रीज होते हैं इसको क्या करते हैं, लेस करते हैं। जब हमारे पास करंट असेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो इसकी 1,40,000 वैल्यू है, तो 1,40,000 इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। ऐसे जब करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, जैसे कि 80,000 यहाँ पे हमारे पास गिवन है, तो वो भी क्या कर देते हैं, यहाँ पे डिडक्ट कर देते हैं। तो जो टोटल हमारे पास डिडक्ट करने के लिए अमाउंट बनते हैं, 140 में प्लस करेंगे 80, तो ये बन जाएगा 2,20,000 से। 2,20,000 जो यहाँ पे हम डिडक्ट करते हैं 7,46,000 में से 2,20,000 चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 5,26,000। 5,26,000 आ जाएगा। अब उसके बाद हमने करना है इनकम टैक्स पेड का। जो करंट ईयर का टैक्स होता है वो तो हम यहाँ पे ऊपर जो प्रॉफिट एंड लॉस का नोट बनाते हैं उसमें हम शामिल करते हैं, लेकिन जो लास्ट ईयर का टैक्स पेड होता है वो हम यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में माइनस करते हैं, क्योंकि वो हमने टैक्स जो पे करना होता है। तो यहाँ से हम लेस करके चलते हैं जो इनकम टैक्स पे किया जाता है, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे जो इनकम टैक्स पे किया जाएगा।
उसमें से हमने माइनस कर देना रिफंड को भी, जो भी रिफंड किया गया टैक्स उसको भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो पेड किया गया वो 70,000 किया गया है, 70,000 में से माइनस करते रिफंड 4,000 हो चुके हैं। तो अब ये 66,000 है जो एग्जैक्ट टैक्स है जो पे किया जाएगा इस साल। तो 66,000 माइनस करके हमारे पास जो बनता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो बनता है 4,60,000 से। अब ये 4,60,000 जो हमारे पास आ गए हैं, अब हम इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम का जो एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम को एडजस्ट करेंगे तो जो एक्सपेंस है वो माइनस कर दी जाएंगे, जो इनकम है वो ऐड कर दी जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो इनकम है हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला था, इंश्योरेंस क्लेम वो इसमें ऐड कर दी जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम जो हमें रिसीव हुआ था वो मिला था 1,30,000 का, तो 1,30,000 इसमें शामिल कर देना है और माइनस कर देना है जो लॉस हुआ था हमें फायर के कारण, लॉस बाय फायर हुआ था जो इन्वेंट्री का, तो वो हुआ था हमारे पास 2 लाख से। तो यहाँ पे 2 लाख को माइनस कर देना है क्योंकि ये लॉस है, 1,30,000 क्लेम मिल चुके हैं तो वो ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे पास नेगेटिव फिगर बनता है, इसका 2 लाख में से 31 माइनस करेंगे तो 70,000 नेगेटिव बनेगा, 4,60,000 में 70 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर बनेगी इसकी एडजस्ट करके वो आएगा 3,90,000। तो 3,90,000 हमारे पास क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 3,90,000 का जो पैसा मिल गया है। इस तरीके से बच्चों ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का हमारे पास प्रैक्टिकल बनता था। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे इसकी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए।